हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स के स्टैंडर्ड में। पिछले 6 अटेम्प्ट से ये स्टैंडर्ड पूछा नहीं गया एग्जाम में, तो मेरा ऐसा मानना है कि नवंबर 23 या मई 23 में से एक अटेम्प्ट में डेफिनेटली इसका क्वेश्चन आएगा। उस एंगल से आप इसे देख लें, बहुत ही छोटा सा स्टैंडर्ड है, श्योर शॉट कोई बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट होगा जो इसका क्वेश्चन गलत कर पाए। इंडेस 24 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर इज अ डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड विच एसेंशियली मीन्स कि इसके अंतर्गत आपको कोई अकाउंटिंग डिस्कस नहीं करना है। सेपरेट और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दोनों लेवल पे आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देना है। जस्ट दैट कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में पेरेंट और सब्सिडरी के बीच के ट्रांजैक्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, इस कारण से वो वाले ट्रांजैक्शन डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि ध्यान रखना, मैंने पेरेंट और सब्सिडरी का है, इसका मतलब जॉइंट वेंचर और एसोसिएट के साथ अगर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो उसे कंसोलिडेटेड में दिखाना होगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन है वो एलिमिनेट नहीं होंगे। सिर्फ रिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुए वही डिस्क्लोज होते हैं स्टैंडर्ड में। कोई एंटिटी आपका सोल सेलिंग एजेंट है या बहुत बड़ा सप्लायर है, ऐसे केस में बिकॉज जस्ट कि उसका एक आपकी एंटिटी के साथ सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशनशिप है, वो रिलेटेड पार्टी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट हैज टू फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी व्हाट वी हैव टू डिस्कस। कोई एंटिटी आपकी 6 महीने तक रिलेटेड पार्टी थी पर ट्रांजैक्शन साल भर तक हुए, तो जो 6 महीने वो रिलेटेड थे उस समय के ट्रांजैक्शन को ही रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन मान के डिस्क्लोज किया जाएगा। और लॉ और रेगुलेशन कहीं पर डिस्क्लोजर देने से मना करे, जैसे बैंक्स के केस में आरबीआई कुछ केसेस में मना करता है तो आप नहीं देंगे, बट सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस इंटरेस्ट प्रेजुडाइज हो सकता है। रिलेटेड पार्टी इन्फॉर्मेशन देने से लोगों को पता पड़ सकता है या हमारी बिजनेस सीक्रेसी लूज हो सकती है, इस बेसिस पे आप डिस्क्लोजर अवॉइड नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट कंट्रोल एंटिटी को कुछ एग्जाम्पशन है, अदरवाइज सारी एंटिटीज को रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देना है। क्वेश्चन एग्जाम में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर वहां प्राइमरीली पार्टी रिलेटेड है या नहीं है, या क्या डिस्क्लोजर आपको देना है, इन दो चीजों से रिलेटेड आएगा। क्या एंटिटीज रिलेटेड है, ये पैरा 9 ऑफ इंडेस 24 में दिया गया है, जिसके दो पार्ट है, 9A और 9B। पैरा 9A इंडिविजुअल्स को रिलेटेड पार्टी प्राइमरली मानता है और 9B में एंटिटीज की बात की गई है। एग्जाम में पैरा रेफरेंस दे सकते हैं बिकॉज डेफिनेशन बेस्ड ही पूरा ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड में कहा गया है कि व्यक्ति वो जो आपके ऊपर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज करे, आप यानी रिपोर्टिंग एंटिटी जो इंडेस प्रिपेयर या फॉलो करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रही है, प्लस अगर आप रिपोर्टिंग एंटिटी या उसके पेरेंट के केएमपी हैं तो भी आपको रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। कि मैनेजरियल पर्सन का मतलब क्या होता है, सिंपली पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल एंड हैज द अथॉरिटी फॉर प्लानिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एक्टिविटीज ऑफ द एंटिटी। सारे के सारे डायरेक्टर्स डेफिनेटली माना जाएंगे कि केएमपी हैं। इवन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को केएमपी कंपल्सरली माना गया है अंडर द इंडेस। अब आते हैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ द डेफिनेशन में। डोंट वरी, मैं आपको इसको और बढ़िया इलस्ट्रेट करके एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे कि आप हमेशा याद रख पाओगे कि ये रिलेटेड पार्टी है या नहीं है, चुटकियों में आंसर निकाल पाओ। उससे पहले एक बार पैरा 9B देखते हैं। इसमें कहा गया है कि सबसे पहले ग्रुप, एक चीज समझ लो, इंडेस 24 के लिए ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट सब्सिडीज। ये ग्रुप है, यानी जेवी और एसोसिएट ग्रुप शब्द में नहीं आती है, और सब्सिडरी और फेलो सब्सिडरी दोनों आएगी। मतलब क्या है, ए की 2 सब्सिडरी है, बी और सी। ए के लिए बी भी सब्सिडरी है, सी भी सब्सिडरी है। बी के लिए ए पेरेंट है, सी के लिए ए पेरेंट है। बी और सी आपस में फेलो सब्सिडरी है, भाई भाई, ब्रदर्स फ्रॉम द सेम फादर। ओ सॉरी, सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि फेलो सब्सिडरीज, 2 सब्सिडरीज ऑफ वन सेम पेरेंट एंटिटी। तो इन सबको ग्रुप का पार्ट माना जाता है। सेकेंड, आपकी एसोसिएट और जॉइंट वेंचर आपकी रिलेटेड पार्टी है, और अगर आप किसी के लिए एसोसिएट और जॉइंट वेंचर हो तो जो इन्वेस्टर या वेंचरर है वो आपके लिए रिलेटेड पार्टी है। इसमें यह भी कहा गया, इंक्लूड जॉइंट वेंचर एसोसिएट ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेम ग्रुप वेयर अदर पार्टी इज अ मेंबर। तो मेरी जेवी के साथ साथ मेरी सब्सिडरीज की जेवी भी माना जाएगा कि मेरी रिलेटेड पार्टी। इसका मतलब कि पूरे ग्रुप में पेरेंट सब्सिडरी आ गई, उनमें से कोई भी पेरेंट या सॉरी कोई भी सब्सिडरी या पेरेंट के जितने भी जेवी एसोसिएट है वो सब आपस में एक दूसरे के लिए रिलेटेड माना जाएगा। ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, यू डोंट हैव टू वरी, व्हाई फियर व्हेन इज दिस हियर। फेलो जॉइंट वेंचर्स, जॉइंट वेंचर ऑफ द सेम थर्ड पार्टी, दिस डज नॉट मीन फेलो को वेंचरर। इसका मतलब ये है कि हीरो और होंडा ने मिलकर हीरो होंडा बनाया, ये दोनों को वेंचरर है, ये रिलेटेड पार्टी बाय डिफॉल्ट नहीं होंगे। हम यहां पर ये बात कर रहे हैं कि हीरो होंडा की लेट्स से फॉर एग्जांपल 2 जॉइंट वेंचर्स, तो ये दोनों जॉइंट वेंचर्स आपस में फेलो जॉइंट वेंचर्स कहलाएंगे। तो लेट्स से वन इज हीरो साइकिल्स एंड वन इज लेट्स से हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बोथ आर जॉइंट वेंचर्स ऑफ लेट्स से हीरो होंडा। तो दीज टू वुड बी ट्रीटेड एज व्हाट,
फेलो जेवीस। सर कंफ्यूजिंग होएगा? जरा भी नहीं, चुटकियों में सॉल्व करो। जब एक एंटिटी जॉइंट वेंचर है थर्ड पार्टी की और दूसरी एसोसिएट है, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज वन एंटिटी, उसका एक जेवी है और एक एसोसिएट है, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी। ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों आपस में रिलेटेड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी है। क्या ये थर्ड पार्टी जेवी से रिलेटेड है? वो तो है ही है, जॉइंट वेंचर्स में रिलेटेड पार्टी है, एसोसिएट्स में रिलेटेड पार्टी है, और मैं जिनकी जेवी एसोसिएट हूँ वो इन्वेस्टर या को वेंचरर मेरा रिलेटेड है। ये दोनों तो डेफिनेटली रिलेटेड पार्टी हैं। अभी हम बात जेवी और ए के बीच की कर रहे हैं। देन पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्लान, विच इज नथिंग बट आपने कोई पीएफ का खुद का फंड वगैरह बना रखा है तो वो एंटिटी कंट्रोल और जॉइंटली कंट्रोल बाय पर्सन मेंशन्ड इन A1, A2 और A3, विच मीन्स ये तीनों के तीनों व्यक्ति, यानी कि मेरी कंपनी में जो कंट्रोल या इन्फ्लुएंस या केएमपी है, वो अगर किसी एंटिटी को कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल करे, तो देयर इज दिस इंडिविजुअल और लेडी जिसका लेट्स से फॉर एग्जांपल एक कंपनी के ऊपर या हमारी कंपनी के ऊपर कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल या केएमपी है, और दूसरे एंटिटी के ऊपर उसका कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल है, तो ये दोनों एंटिटी आपस में रिलेटेड पार्टी हो जाएगी। सिमिलरली एंटिटी ओवर विच A1 में सिर्फ कौन आता है? कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल का सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी है, या केएमपी जब भी आता है तो केएमपी ऑफ पेरेंट भी आता है, तो भी ये दो पार्टीज आपस में रिलेटेड हो जाएंगी। एंड देन एंटिटी प्रोवाइडिंग केएमपी सर्विसेज टू दी रिपोर्टिंग एंटिटी और पेरेंट ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। कई बार के मैनेजरियल पर्सन एक व्यक्ति की बजाय एंटिटी भी हो सकती है जिसको मैंने सारे मैनेजरियल फंक्शन आउटसोर्स कर दिए, जैसे जी बिजनेस स्कूल्स ने माउंट लेटेरा स्कूल्स को अपने सारे मैनेजरियल फंक्शंस केएमपी फंक्शंस आउटसोर्स कर दिए, तो वो उसके लिए केएमपी एंटिटी होगा, रिलेटेड पार्टी में। इन सबको याद करने का एक इतना सिंपल सा और लल्लू तरीका है जिसको सुनने के बाद आप बोलोगे हे भगवान, इंडेस 24 इतना आसान था। दोस्तों लॉजिक इज वेरी क्लियर। रिलेटेड पार्टी तीन सिचुएशन में हो सकती है। तो सबसे पहला अपन बात कर रहे हैं रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। जो भी आपको कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या आप में केएमपी और आपके पेरेंट का केएमपी है, तो जो भी एंटिटी आपके ऊपर, जो भी पर्सन आपके ऊपर कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी एक्सरसाइज करे, ये रिलेटेड पार्टी है। ये जो रिलेशनशिप आई है ये दोनों के बीच की डायरेक्ट रिलेशनशिप है। बिटवीन बोथ ऑफ देम देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप जिसके बेसिस पर अपन इन्हें रिलेटेड पार्टी में। कई बार रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ रिलेशनशिप थर्ड पार्टी के कारण होती है। थर्ड पार्टी के कारण आप कब रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे? ओनली व्हेन द थर्ड पार्टी हैज control or joint control over one category and control, joint control, significant influence or KMP of parent over another। यानी या तो ऐसा हो या फिर ऐसा हो कि थर्ड पार्टी रिपोर्टिंग एंटिटी के ऊपर कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या KMP ऑफ पेरेंट हो और इधर उसका कंट्रोल या जॉइंट कंट्रोल। तो इस केस में ये दोनों रिलेटेड पार्टीज मानी जाएंगी। खत्म हो गया पूरा डिस्कशन, वापस से सुन लीजिए। 1 मिनट फिनिश। दो पार्टी रिलेटेड होगी जब उन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट हो सकता है कंट्रोल की हो, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस की हो, केएमपी की। इसका मतलब कि एक कंपनी के लिए उसके सारे डायरेक्टर्स, एक कंपनी के लिए उसके सारे एंटिटीज जिनके पास कंट्रोलिंग स्टेक है, या सारी एंटिटीज जिनमें 20% या उससे ज़्यादा एसोसिएट या जॉइंट कंट्रोलिंग स्टेक है। सिमिलरली सब्सिडी के लिए पेरेंट रिलेटेड होगा, पेरेंट के लिए सब्सिडी रिलेटेड होगी, डायरेक्ट है। पर कई बार दो लोग रिलेटेड किसी तीसरे के कारण हो सकते हैं, यानी मेरे और आपके बीच में कॉमन कड़ी है उसका भाई,
तो ये कब माना जाएगा कि उसके कारण अपन दोनों रिलेटेड है? जब वो अपन दोनों में से किसी भी एक पर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल है और दूसरे पे कंट्रोल, ज्वाइंट कंट्रोल, इन्फ्लुएंस या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी। इसका मतलब ये कब रिलेटेड पार्टी नहीं होगा? सपोज जो थर्ड पार्टी है उसका रिपोर्टिंग एंटिटी और दूसरी एंटिटी दोनों के ऊपर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस या केएमपी ऑफ पेरेंट वाली रिलेशनशिप है और कोई भी एक लेग उसका कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल के ऊपर बेस्ड नहीं है। इसे हम कहते हैं ये फेलो एसोसिएट्स जैसे, या फेलो केएमपीज हैं कि एक ही एंटिटी के दो केएमपीज। ये दोनों दोस्तों आपस में रिलेटेड पार्टीज नहीं हो। तो दो कंपनी में कॉमन डायरेक्टर है तो दोनों रिलेटेड नहीं होते जब तक उस डायरेक्टर का कम से कम एक एंटिटी पे कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल ना हो। तो सिंपल सा याद रखने का तरीका है कि किसी तीसरे के कारण दो कब रिलेटेड होते हैं? जब उस तीसरे का एटलीस्ट एक के ऊपर कंट्रोल या ज्वाइंट कंट्रोल हो, और दूसरे पे फिर भले ही कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल हो तो बहुत अच्छा है, नहीं भी और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस केएमपी हुआ तो भी रिलेटेड। इसके अलावा कुछ बेसिक प्रिंसिपल ध्यान रखना। इस पूरे इंडेक्स का एक जनरल रूल है कि अगर ए बी के लिए रिलेटेड है तो हमेशा बी ए के लिए रिलेटेड होगा ही होगा। तो कंफ्यूज हो जाओ तो एक ये तरीका फॉलो करना। दूसरा, अगर कोई एंटिटी आपकी रिलेटेड है तो वो रिलेशनशिप सब्सिडरी की अगर है तो भी वो रिलेटेड है। इसका मतलब मेरी एसोसिएट मेरी रिलेटेड पार्टी है तो मेरी सब्सिडरी की एसोसिएट भी मेरी रिलेटेड पार्टी। तो रूल नंबर 1, इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज ऑलवेज रिलेटेड टू ए। रूल नंबर 2, दो पार्टीज जब कनेक्टेड थर्ड एंटिटी या इंडिविजुअल के कारण है तो रिलेटेड तभी होंगी जब थर्ड एंटिटी या इंडिविजुअल का एक तरफ कंट्रोल ज्वाइंट कंट्रोल है और दूसरी तरफ इनमें से कुछ भी है। इंडेक्स कहता है कि एंटिटी रिलेटेड पार्टी है तो ऑटोमेटिकली उसकी सब्सिडरी भी रिलेटेड पार्टी होगी। इसका मतलब एसोसिएट इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ। तो मेरी सारी रिलेटेड पार्टीज अगर वो रिलेशनशिप सब्सिडरी के साथ है तो वो भी मेरी रिलेटेड होगी। सिमिलरली जो मेरी रिलेटेड पार्टी है उन सारी पार्टीज की सब्सिडरी भी मेरी रिलेटेड मानी जाएगी। तो अगर ए की एसोसिएट है बी और बी की सब्सिडरी है सी, तो सी भी ए के लिए रिलेटेड पार्टी है। ये थर्ड एंटिटी के थ्रू नहीं है क्योंकि बेसिक लॉजिक है आपका किसी के साथ रिलेशन है तो वो जिन जिन पे कंट्रोल करेगा उन सबको आपका रिलेटेड पार्टी में। हाँ, इन रूल्स के बेसिस पे आप कंक्लूड कर सकते हो कि कौन सी रिलेटेड पार्टीज हैं। एंड देन फिर जो यहाँ पे टर्म्स दी गई है वो समझाई गई है। ये आपका प्राइवेट पीएफ ट्रस्ट वगैरह हो गया, केएमपी सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कोई एंटिटी हो गई, क्लोज फैमिली मेंबर का है इंडिविजुअल हु इज इन्फ्लुएंस्ड बाय और इन्फ्लुएंसेस अनदर इंडिविजुअल, यानी कि ओपन एंडेड डेफिनेशन है पर इसमें डेफिनेटली शामिल क्या किया गया है। तो यहाँ पे लीनियर असेंडेंट डिसेंडेंट नहीं है, फर्स्ट रिलेशनशिप है यानी एक एक लेवल तक, फादर मदर ब्रदर सिस्टर स्पाउस डोमेस्टिक पार्टनर लिव इन रिलेशनशिप, इंडेस आईएफआरएस बेस्ड चिल्ड्रन ऑफ स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर, यानी जैसे आप क्या कहते हो स्टेप सन और डॉटर। यहाँ स्टेप डॉटर भी कवर होगी इंडेस में, भले ही यहाँ पे आप देखेंगे तो डेफिनेशन कंपनीज एक्ट की स्टेप डॉटर कवर नहीं करता है, बट एनी विच डिपेंडेंट्स ऑफ पर्सन स्पाउस और डोमेस्टिक पार्टनर्स। अब ये रिलेटेड पार्टी आपने आइडेंटिफाई कर ली तो इसके साथ अगर ट्रांजैक्शन हुआ है तो डिस्क्लोज करना है। तो ट्रांजैक्शन किसे मानते हैं? यानी एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स, ऑब्लिगेशन और सर्विस। तो रिसोर्स यानी एसेट दिए, सर्विस यानी मैंने कोई सेवाएं दिया, ऑब्लिगेशन उसका मैंने मेरे से ले लिया यानी कि मैंने मेरी सब्सिडी के बिहाफ पे फाइनेंशियल गारंटी दी, तो इट्स रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, क्योंकि ऑब्लिगेशन एक्सचेंज है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पैसे चार्ज किए, यानी ध्यान रखना सिर्फ असिस्टेंस और इन्फ्लुएंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन नहीं है जब तक एक्सचेंज ऑकर नहीं हो। जैसे सब्सिडी ने मुझसे गाइडेंस ली कि यार अभी गोल्ड में इन्वेस्ट करूँ, यानी मैंने हमारा काम है लेट्स से ज्वेलरी गई, हमने उसे बोला यार अभी प्राइस लग रहा है बढ़ने वाली है छोड़ दे, तो ये क्या है? ये सिर्फ एक एडवाइस है, कोई एक्सचेंज नहीं है ना, मेरे सर पे कोई ऑब्लिगेशन नहीं। वहीं पे वो बोलते हैं कि यार हम आपको अपना इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अपॉइंट करना चाहते हैं, आपको फीस देंगे और बदले में आपको टिप्स देना पड़ेगी, तो देन दैट इज एन एक्सचेंज ऑफ सर्विस और ऑब्लिगेशन, देन इट विल बी अ ट्रांजैक्शन वेदर और नॉट अ फीस इज चार्ज फॉर इट। ट्रांजैक्शन में क्या इंक्लूड होगा? सेल, परचेज, लोन, गारंटी, फ्रेंचाइजी अरेंजमेंट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह सब कुछ। ध्यान रखना कोर्ट केस अगर सब्सिडी जेवी पेरेंट पे या वाइस वर्सा लगे तो इस केस में ये रिलेटेड पार्टी ये ट्रांजैक्शन नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट केस में कोई एक्सचेंज ऑफ ट्रांजैक्शन या एक्सचेंज ऑफ रिसोर्स ऑब्लिगेशन सर्विस नहीं हो रहा है, वो कोई ट्रांजैक्शन से रिलेटेड एनफोर्समेंट के लिए या। अब डिस्क्लोजर क्या देना है? तो अगर कोई रिलेटेड पार्टी के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है तो आपको सिर्फ रिलेटेड पार्टी का नाम और उसके साथ रिलेशनशिप डिस्क्लोज करना है। अगर आपकी रिलेशनशिप कंट्रोल कर ऊपर बेस्ड है, यानी सिर्फ पेरेंट सब्सिडी का आपको नाम देना है, वो भी कंसोलिडेटेड में आप अदरवाइज देते हो तो आपको प्राइमरली किसमें देना पड़ेगा? सेपरेट। इसमें फेलो सब्सिडी शामिल नहीं होती। ये कौन सा है? जब रिलेशनशिप है पर ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी जेवी के साथ मेरी रिलेशनशिप है पर इस साल कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, तो इंडेक्स 24 में रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में उस जेवी का नाम रिलेशनशिप भी देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ट्रांजैक्शन अगर हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो डिस्क्लोजर देना पड़ेगा।
हो सकता है मेरी बहुत सारी रिलेटेड पार्टी और उनके साथ कई सारे ट्रांजैक्शन हो, तो सबसे पहले आप एक एग्रीगेट डिस्क्लोजर दोगे जो कुछ ऐसा दिखेगा, रिलेटेड पार्टी के सारे आप कैटेगरी डाल दोगे और यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, और फिर नोट्स में आप डाल दोगे सब्सिडरी में सब्सिडरी 1 2 3 4। तो ये देख के ये नहीं पता पड़ेगा कि सब्सिडरी 1 के साथ कितनी परचेज है, 2 के साथ कितनी है, टोटल सब्सिडरीज के साथ टोटल परचेज कितनी है ये देखिए। तो अगर हमें कोई इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन के बारे में जानना हो तो कितनी इन्फॉर्मेशन में डिस्क्लोज करूंगा। तो इसके लिए कहा गया है कि अगर कोई आपको ऐसा लगता है कि इंडिविजुअल रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द ईयर मटेरियल है, सिग्निफिकेंट शब्द यूज किया गया, तो फिर उस केस में उसे आपको अलग से डिस्क्लोज। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन इंडिविजुअली या कलेक्टिवली मटेरियल है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस इट शुड हैव टू बी सेपरेटली ऑल्सो डिस्क्लोज अपार्ट फ्रॉम एग्रीगेटेड। एएस में डिफाइन किया गया था कब सिग्निफिकेंट मानते हैं, कंपनीज एक्ट में भी ये डेफिनेशन दी गई है, पर इंडेस में नहीं दी गई है। जब भी इंडेस में कोई चीज़ नहीं होती है तो फिर उसके लिए हम कई बार क्या करते हैं, दूसरे फ्रेमवर्क्स देखते हैं। तो इसलिए रेफरेंस में दिया है, पर आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूज नहीं करना। तो यहाँ पे कब सिग्निफिकेंट मटेरियल माना जाएगा, जब उसकी नेचर और टर्म्स ऐसी है कि यूजर्स को अलग से बताना इंपॉर्टेंट है, यानी यूजर की डिसीजन मेकिंग चेंज हो सकती है। जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में लिखा हुआ है कि हैवी डिस्काउंट दिया गया, एक्सेस क्रेडिट टर्म दी गई है, या एक्सटेंशन दे दिया आपको ड्यू डेट ऑफ पेमेंट का, तो ये ऐसी कुछ इवेंट है जो सिग्निफिकेंट है। तो अगर अमाउंट मटेरियल है उसका, तो फिर उसका सेपरेट डिस्क्लोजर आएगा जिसमें आपको यू विल हैव टू गिव एटलीस्ट दीज 6 इन्फॉर्मेशन। पहला, क्या पार्टी का नाम है, क्या रिलेशनशिप है, क्या ट्रांजैक्शन का नेचर था और कितने रुपए का है, ईयर एंड पे कितना बैलेंस बाकी है, और क्या वो उसके अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी या गारंटी है, कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट या बैड डेट बुक करी, और कोई भी दूसरी इन्फॉर्मेशन जैसे हैवी डिस्काउंट तो बताना पड़ेगा। इसके अलावा इंडेस 19 में हम कुछ डिस्क्लोजर्स देते हैं किसके, कॉम्पनसेशन एम्प्लॉय बेनिफिट के, पर यहाँ पे केएमपी को दिए गए एम्प्लॉय बेनिफिट का सेपरेट डिस्क्लोजर देना है। एम्प्लॉय बेनिफिट 4 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। तो सैलरी अलाउंसेस हो गए, एक आपके लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स हो गए, लॉन्ग टर्म बोनस, एक हो गया पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स विच इज रिटायरमेंट बेनिफिट, और एक टर्मिनेशन बेनिफिट्स हो गए आपके कि आपको फोर्सफुली रिटायर कराया। इन सब के अलावा ईसॉप्स होते हैं जो इंडेस 19 में नहीं 102 में कवर होते हैं। तो ये 5 कैटेगरी में आपको डिस्क्लोजर देना है एग्रीगेट बेसिस पे, हर इंडिविजुअल डायरेक्टर का नहीं कि टोटल केएमपी को हमने कितना बांटा। एक ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक्सेप्शन है, दो एंटिटी सिर्फ इसलिए रिलेटेड है क्योंकि दोनों स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो उनके बीच के सारे ट्रांजैक्शंस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस डिस्क्लोज करने की जरूरत। तो होल्डिंग सब्सिडरी है तो वो रिलेटेड पार्टी रिलेटेड है, बट सिर्फ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दोनों कंट्रोल्ड है, तो फिर ऑब्वियसली बात है ऐसी, तो फिर BSNL और लेट्स से फॉर एग्जांपल एट अ पॉइंट ऑफ टाइम MTNL, ये दोनों भी रिलेटेड हो गए। एयर इंडिया या BSNL भी एक समय पर रिलेटेड थे, और HPCL BPCL भी रिलेटेड है, ऑल आर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट। इसके लिए कहा गया है ट्रांजैक्शन विद गवर्नमेंट या वेयर गवर्नमेंट कंट्रोल डायरेक्टली कंट्रोल्स, जॉइंटली कंट्रोल्स, इन्फ्लुएंस KMP ऑफ वन एंड द अदर। तो ये सारे ट्रांजैक्शन इस इंडेस के रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिस्क्लोजर शुड बी गिवन अगर कोई भी इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन मटेरियल है, और एग्रीगेट डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन एक जनरल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेशनशिप और क्वांटिटेटिव अमाउंट देना पड़ेगा। मतलब आप सुनो ध्यान से, तो एंटिटी इसलिए रिलेटेड है क्योंकि वो गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल्ड है, तो ये इंडेस के डिस्क्लोजर देने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट कोई इंडिविजुअल डिस्क्लोजर यूजर के लिए सिग्निफिकेंट है तो देना पड़ेगा। यानी इंडिविजुअल से एग्जम्पशन नहीं है, एग्रीगेट से। एग्रीगेट में भी आपको डिस्क्लोजर इंडेस 24 के अंदर नहीं देना है, पर एक कुछ स्टेटमेंट ऐसा देना है कि भाई आपके टोटल ट्रांजैक्शंस का क्या प्रोपोर्शन या कितना अमाउंट है जो रिलेटेड पार्टी या गवर्नमेंट कंट्रोल एंटरप्राइज के बीच में होता है। दैट इज अप टू यू इन टर्म्स ऑफ हाउ विल यू डिफाइन। और इसके बाद में वी जस्ट हैव गिवन यू द बेयर डेफिनेशन आल्सो इन दिस इंडेस ब्रह्मास्त्र, सो दैट इन केस अगर आप वर्बैटिम देखना चाहो, क्योंकि ये पूरा डेफिनेशन बेस्ड स्टैंडर्ड है, तो आप देख सकते हो। आई थिंक दिस अ गुड कवरेज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, जिसमें क्विकली अपन ने पूरे स्टैंडर्ड को कवर कर लिया। थैंक यू।